Everyone, today I'll discuss about variation in gravity due to height and depth. So first of all, we will explain about variation in gravity due to height. Means in this topic we will explain the variation of acceleration due to height. Means कह सकते हैं यहाँ पे कि सरफेस ऑफ अर्थ से यदि ऑब्जेक्ट कुछ हाइट के लिए ऊपर जाता है, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से यदि उसको ऊपर की तरफ ले जाएं तो एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कम होगा या ज़्यादा होगा, उसको समझने के लिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अर्थ का कुछ इस तरीके से डायग्राम बना है, जिसका मास क्या है, मास ऑफ अर्थ कुछ इस तरीके से कैपिटल एम में दिखाएं। इसका अर्थ का रेडियस कितना है, आर ई, बेस में लगा दी है ई, इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। और ये जो सरफेस ऑफ अर्थ से जो एक ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, उसका हाइट है एच। तो इस ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, सरफेस से मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर ले जाने पे कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यदि ये ऑब्जेक्ट जो है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होता तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता। तो सरफेस पे यदि होगा तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा जी फॉर अर्थ, मतलब एट अर्थ जो होगा वो होगा जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्क्वायर टू द दिस वन। मतलब ये कुछ रिलेशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो रेडी यहाँ पे यदि ये ऑब्जेक्ट जो इतना हाइट पे, वो यदि यहाँ पे होता, इस सरफेस पे होता, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना होता जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एट द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। और नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब जो नेक्स्ट डेरिवेशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो कुछ हाइट के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका रेडियस कितना आर ई है और इसमें क्या ऐड हो जाएगा, एच ऐड हो जाएगा, मतलब एच हाइट पे ऊपर है वो। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी ई इज इक्वल्स टू, हमारा क्या लिखाएगा, यहाँ पे जी ई ना लिख करके आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेस में एच लिख दो या ब्रैकेट करके एच लिख दो, आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप लिखना चाहते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर ए हाइट। तो ये हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई, और एक एच इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस जो देख रहे हो आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच, इतना। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ इतना हो जाएगा। तो हमारा जी जो निकलेगा एच हाइट के लिए वो कुछ इतना निकलेगा, जी एम ई डिवाइड बाई आर ई प्लस एच टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर, ये चीज़। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंपैरिजन कर देना है। कंपैरिजन करना मतलब एक दूसरे को डिवाइड कर देना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, डिवाइड कर दो दोनों को, तो तुमको यहाँ पे कंपैरिजन के फॉर्म में रिलेशन मिल जाएगा कि किसका, इसके मतलब हाइट पे ले जाने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1, कुछ इस तरीके से। तो 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो ये होगा जी एच एट द हाइट डिवाइड बाई ये वाला जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू व्हाट, पहले ये वाला ना, तो पहले इसको लिखेंगे जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर, दिस वन, डिवाइडेड बाई नेक्स्ट वन जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। अब देखो ये वाला अपर पार्ट, ये अपर पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन आर ई प्लस एच टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 अपॉन आर ई टू द पावर ऑफ स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्सचेंज हो जाएगा इसका, तो मतलब पलट जाएगा किस तरीके से, इसको डायरेक्ट लिखेंगे आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आर ई प्लस एच टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब मैं यदि इसके अंदर से यहाँ से देखो, यहाँ से आर ई को कॉमन ले लूँ तो देखो क्या रिलेशन आएगा। यदि मैं यहाँ पे आर ई कॉमन ले लूँ, ऊपर छोड़ दो भी एज इट इज़ आर ई स्क्वायर, नीचे पे हम क्या करते हैं आर ई कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन ले रहे हैं। तो आर ई यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर ई, कुछ इस तरीके से कॉमन ले लिए हम आर ई को। और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बाहर में लगा देंगे, एक बड़ा ब्रैकेट दे करके पूरे पर स्क्वायर कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, देखो इसके बाद यहाँ के बाद यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आर ई टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये नीचे देखो इस पर भी स्क्वायर जाएगा और ये पूरे टर्म पर स्क्वायर जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीपल फॉर्म में है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आर ई स्क्वायर एंड 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर ई का होल स्क्वायर, इस तरीके से। क्योंकि हम चाहते तो इसके बाद डायरेक्ट इस स्टेप को लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए इस टर्म को हमको यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आर ई को हम इस ब्रैकेट स्क्वायर को छोड़ करके इसके अंदर से हम आर ई को कॉमन ले रहे हैं, तो आर ई की जगह क्या मिला 1 मिला,
और इसके जगह नहीं था आर ई तो डिवाइड में चला गया आर ई कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। अब ये स्क्वायरिंग जो तो ये मल्टीपल में आर ई और ये पूरा 1 + h अपन आर ई दोनों मल्टीपल में, तो इस पर भी स्क्वायर जाएगा, इस पर भी स्क्वायर जाएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे हो जा रहे हैं ना। तो कुछ इस तरीके से, तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो ये और ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी आर ई स्क्वायर है, नीचे भी आर ई स्क्वायर है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1/1 + h/r ई, कुछ इस तरीके से इतना। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, ये पावर स्क्वायर है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाओगे क्या होगा, इसका पावर जो है सो माइनस में चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 + h/r टू द पावर ऑफ -2। ये ऊपर ले गए इसको, इस पूरे टर्म को ऊपर ले गए, तो साइन क्या हो गया, इसका पावर का अपोजिट हो गया, मतलब माइनस में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बाइनोमियल थ्योरम का एक रिलेशन मिलेगा आपको। बाइनोमियल का एक फार्मूला होता है 1 + x टू द पावर ऑफ, अब पावर पे डिपेंड करेगा वो, ठीक है। तो पावर मेरा यहाँ पे मान लेते हैं कि -1 पावर, या तो n लेते हैं, चलो ठीक है, n मान के चलते हैं कि इसका पावर n है, -n। तो यदि माइनस होता है ना, तो उसके केस में हमारा जो फार्मूला होता है इसका, वो फार्मूला को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। बाइनोमियल थ्योरम का एक फार्मूला है, इसमें होता है कि एक बार प्लस एक बार माइनस करके कुछ इस तरीके से 1 + और ये पावर, ये जो तुमको दिख रहा है पावर, वो यहाँ पे मल्टीपल हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा क्या चीज़, ये हो जाएगा -n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब nx। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या होगा, फैक्टोरियल इसके नीचे 1, फैक्टोरियल के फॉर्म में कुछ इस तरीके से। आप मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल के बारे में पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो शायद क्लास 11th में पढ़ना है मैथमेटिक्स में, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट बता दूंगा, उस फार्मूला को माइंड में आपको रखना डायरेक्ट, ठीक है। तो 1 - nx डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1, और इसके बाद प्लस होता है, उसके बाद होता है nx² डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, फिर माइनस अल्टरनेट होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसके बाद होता है nx³ डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, कुछ इस तरीके से। तो बोलोगे अल्टरनेट क्यों हो रहा है ये, तो इसके पीछे रीज़न ये है ना कि पावर के साथ जो माइनस है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर है, x² ना, तो स्क्वायर जो है सो माइनस को प्लस कर देता है। स्क्वायरिंग यदि माइनस पे लगेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव आ जाता है। देखो ये क्यू है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस से उसमें क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा ना। तो कुछ इस तरीके से अल्टरनेट जाता है। तो फिजिक्स क्या करता है कि हायर टर्म को नेगलेक्ट करता है, हायर टर्म को नेगलेक्ट करता है। तो हायर टर्म नेगलेक्ट किया तो क्या बचा, सिर्फ इतना बचा ना। तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1 - nx, दिस वन 1 - nx। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, 1 - nx आया, मतलब 1 + x टू द पावर -n का वैल्यू हमको क्या मिला, 1 - nx। बट यहाँ पे क्या है, देखो ये 1 हो गया, ये x हो गया, तो 1 + x टू द पावर कितना है, -2। मतलब ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n की जगह -2 लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो यदि ऐसा होता कि इसका पावर 2 होता, यहाँ पे मैं इस चीज़ को भी लिख के दिखा देता हूँ आपको, कि 1 + x टू द पावर -2 होता, ऐसा। तो ऐसा होता तो इसको क्या लिख सकते थे, इसका फार्मूला डायरेक्ट लिखते 1 - 2x, कि ये ही तो मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, तो ये फार्मूला आता। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको इसको लिखना है। तो इसको लिखेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। ये जो हम कैलकुलेट अभी तक किए हैं वो किसका फार्मूला किए हैं, GH/g, कुछ इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, GH/g। अब इसको पूरा आप ब्रैकेट में रख लेना वहाँ पे, ठीक है, इस साइड रखना इसको, ये फार्मूला है। तो GH/g इज इक्वल टू दिस वन टर्म, इस टर्म को हमको यहाँ पे लिखना है, तो डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 - 2h डिवाइड बाई आर ई, दिस वन, क्योंकि यही चीज़ जो पावर था वही मल्टीप्लाई हुआ ना विथ माइनस साइन। तो ये फार्मूला हमारा आ जाता है यहाँ पे 1 - 2h डिवाइडेड बाई आर ई, ठीक है। ये रिलेशन आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे देखें, ये जी जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमको जी फॉर हाइट के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ लिख सकते हैं इस तरीके से इसको, GH इज इक्वल्स टू 1 - 2h डिवाइड बाई आर ई, ये चीज़। और यहाँ पे क्या लिखाएगा, GE, क्यों, क्योंकि इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो कुछ इस तरीके से आया। तो ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट हुआ इसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्टेन हाइट। अब इससे क्या समझना है हम लोग को, उस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। देखो एक्चुअल में यहाँ पे तुम देखो h का वैल्यू, तुम यदि h का वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, कुछ भी यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा।
मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ तो वैल्यू आएगा, मतलब 1 में क्या होगा, कुछ माइनस होगा यहाँ पे, तो 1 में कुछ माइनस होगा, मतलब 1 से तो जी जो है जी जो मेरा 9.8 है वो वैल्यू तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि मान लो हम यहाँ पे एच की जगह 1 पुट करते हैं तो 2/RE आएगा। RE का वैल्यू जो भी होता है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है सो 64 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.00 समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, मतलब 1 माइनस कुछ होगा, तो 1 माइनस कुछ होगा तो मतलब जी में तो जी में जो है सो 9.8 के साथ इसके साथ मतलब जो भी है जी का वैल्यू क्या हो जा रहा है उसके अकॉर्डिंग घट जा रहा है हमारा। एच का वैल्यू तुम पुट करते जाओगे तो जी का वैल्यू घटते जाएगा। लेकिन वही चीज़ हम बोलें कि एच का वैल्यू जीरो होगा, मतलब कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट सरफेस पे होगा, सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा, तो इसको जीरो करोगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ये पूरा टर्म यदि जीरो हो जाता है तो वैसे कंडीशन में कह सकते हैं कि जी एच इज इक्वल टू जी, मतलब क्या 9.8 के बराबर ही रह जाएगा, वहाँ पे वैल्यू वेरी नहीं करेगा, क्योंकि हाइट क्या ले रहे हैं हम, जीरो ले रहे हैं। यदि हाइट जीरो लेंगे तो जी के बराबर ही डायरेक्ट मिलेगा। आप देखो ना पुट करके, इसके जगह एच की जगह जीरो पुट करो तो जीरो, पूरा टर्म जीरो हो गया, 1 माइनस जीरो 1 ही मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी, जिसका वैल्यू क्या होता है 9.8। ठीक है, ये मिला हमको कहाँ पे, द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस पे हमको 9.8 मिल रहा है। लेकिन वही चीज़ हम यदि एच का वैल्यू को बोले 1 पुट करके एक बार देखते हैं, तो 1 पुट करोगे तो 2 मिल गया ना, तो 2 मतलब 0 और इसका हम 6400 किलोमीटर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.00 कुछ तो -1 में हो जाएगा, और यदि कुछ -1 में हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि इसमें वैल्यू, इसका मतलब 9.8 इंटू 0.00 समथिंग होगा, मतलब कुछ ना कुछ मतलब इसमें क्या हो रहा है, कमी आ जा रहा है, किस में, हाइट पे ले जा रहे हैं तो जो मतलब एक्सेलरेशन में उसमें कमी आ जा रहा है, कुछ कम हो जाएगा, 1 में कुछ कम हो जा रहा है, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ना तुम एग्जाम्पल में यदि लेना चाहो इस तरीके से कि 1 को हम 9.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी किए तो कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ा, लेकिन वही 9.8 को हम 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो इस पर फ़र्क पड़ जाएगा ना भाई। 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे 1 मतलब 10 आएगा, इसका वैल्यू और छोटा कर देगा वो, तो वो फंडा यहाँ पे हो रहा है। मतलब एच का वैल्यू तुम जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा जी जो है जी एच मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो घटते चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा मेन कंक्लूजन क्या निकलता है कि यदि सरफेस ऑफ अर्थ से ऑब्जेक्ट यदि कुछ हाइट को अटेन करता है ऊपर की तरफ, यदि हम सरफेस से ऊपर की तरफ ले जाएं, हाइट बढ़ाते जाएं, तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है, जी का वैल्यू घटता है। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को ये डेरिवेशन को कैलकुलेट करना पड़ा। यहाँ पे आप चाहो तो कुछ इस तरीके से बता सकते हो कि यहाँ पे एच जो है, एच वो बहुत छोटा है, एच इज़ मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, ये चीज़ ऐसा है। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए इक्वेशन वैलिड है हमारा। मतलब सिंपल है कि अर्थ से, सरफेस ऑफ अर्थ से यदि ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएंगे, किसी भी हाइट के लिए ले जाएंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे चाहे थोड़ा सा ही इफेक्ट क्यों ना पड़े लेकिन इफेक्ट पड़ेगा, तो वो चीज़ है, मतलब घटेगा वैल्यू उसका। ये चीज़ को समझाना था बस इस इक्वेशन से। तो हम लोग क्या समझे, व्हेन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम द surface, when object goes from the surface of earth at a height, then acceleration due to gravity will decrease. Okay, that's all। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ के मतलब अर्थ, अब जाते हैं हम लोग अर्थ के अंदर, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, अर्थ के अंदर मतलब डेप्थ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तब देखते हैं कि उसके अंदर उसके मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है। तो देखो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से डायग्राम बना लिए हैं, ये वाला, ये हमारा अर्थ है जिसका मास क्या है, मास ऑफ अर्थ, दिस वन एम ई। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि हम बात कर रहे हैं कि सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। ये सरफेस पे जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ, अर्थ सरफेस बोल सकते हो इसको। तो ये होता है हमारा जी एम डिवाइड बाई आर ई टू द होल स्क्वायर, ये चीज़ होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ये दूसरा वेरिएशन के लिए। ठीक है, वेरिएशन ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ, इसके लिए। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम इतना नीचे जा रहे हैं, देखो अर्थ के नीचे इतना डी के बराबर नीचे हम जा रहे हैं, तो नीचे जा रहे हैं तो हम एक्सेलरेशन इस पॉइंट तक के लिए देखेंगे, जो रेड कलर से यहाँ पे घेरा लगा दिए हैं, इतना दूर के लिए हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा कि मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ा एप्पल है और एप्पल को कट करके इतना छोटा कर दिए जिसका रेडियस इतना बड़ा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतने ही मास के लिए लगेगा ना वहाँ पे। तो देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा अर्थ के लिए। ठीक है, फर्स्ट वन। अब हम लोग सबसे पहले डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, पूरा अर्थ का डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो डेंसिटी यदि कैलकुलेट करोगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास किसका, अर्थ का मास,
ये चीज़ मास ऑफ अर्थ पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के जगह पे क्या होगा, एम ई डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब्स एक स्फेयर का, क्योंकि अर्थ जो है सो लाइक स्फेयर है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर ई क्यूब। आर ई क्यों लिखें, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ, इस पूरे अर्थ का हम यहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ये चीज़। तो इस पूरे अर्थ का यदि हम डेंसिटी के फॉर्म में मास कैलकुलेट करें तो कर सकते हैं। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू व्हाट, 4/3 पाई आर ई क्यू, और ये डेंसिटी ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए बस और कुछ नहीं। तो ये निकल गया हमको मास ऑफ अर्थ, ये मिल गया, ठीक है मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे यदि मास ऑफ अर्थ हमारा इतना है तो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको जी मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी क्या होगा, वो चीज़ हमको मिल जाएगा। तो इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कुछ इतना होगा। देखो यहाँ पे पुट करते हैं, ये कैपिटल जी है और ये एम ई के जगह पे ये पूरा सब्स्टिट्यूट होगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर ई टू द पावर क्यूब रो डिवाइड बाई नीचे क्या होगा आर ई स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर और ये एक ठो कट, 3 ठो यहाँ पे, तो एक कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 4/3 पाई जी और क्या बचा आर ई रो, दिस वन 4/3 पाई जी आर ई रो, ये चीज़ बचा हमको, मतलब ये मिल गया हमको अर्थ पे, मतलब इस पूरे अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी होगा वो कुछ होगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब डेप्थ में जाएंगे तो इसका मास जो है सो इसका मास एम डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसी तरीके से एम डैश कैलकुलेट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। क्या चीज़, जहाँ पे आर दिख रहा है आर ई, वहाँ पे आर ई में क्या माइनस कर देंगे, आर ई में डी को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये पूरा रेडियस कितना है हमारा, आर ई के बराबर है, इसमें कितना घट रहा है डिस्टेंस, डी घट रहा है, तो ये जो डिस्टेंस आर जो है यहाँ पे स्मॉल आर लिखे हैं, इसका वैल्यू होगा किसके बराबर, आर ई माइनस डी के बराबर। तो जहाँ पे आर ई है उसकी जगह पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, एम डैश के लिए आर ई डी, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर डेप्थ जी डी, बेस में डी लगा दी, फॉर डेप्थ इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 4/3, इसी के तर्ज पर लिख रहे हैं हम 4/3 पाई जी, और आर ई के जगह पे हो जाएगा आर ई माइनस डी, इतना माइनस होंगे ना डिस्टेंस उसका, ये चीज़ इंटू रो, दिस वन। ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, दोनों को कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन करना मतलब डिवाइड करना एक दूसरे को, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग किस तरीके से करोगे, 2/1 इस तरीके से। तो पहले 2 को लिखेंगे तो क्या होगा, जी डी डिवाइड बाई व्हाट, जी ई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो सब तो टर्म कट ही जाएगा हमारा ना, 2 में क्या क्या है, देखो 4/3 यहाँ भी, 4/3 यहाँ भी, पाई यहाँ पे, पाई यहाँ भी, जी यहाँ भी, यहाँ भी जी है, तो यहाँ भी रो कट जाएगा सब, मतलब सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा और इसका ये वाला टर्म बचेगा। तो हम डायरेक्ट लिख दें उसको, हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाई ये वाला आर ई। अब दोनों से हम यदि आर ई को कॉमन लें, इससे भी हम आर ई कॉमन ले रहे हैं ऊपर से, तो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर ई मिलेगा, डी डिवाइड बाई आर ई, नीचे फिर क्या है आर ई है, तो ये आर ई और आर ई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, टोटल फाइनल टर्म जो बचा यहाँ पे वो क्या बचा, वो बच गया जी डी डिवाइड बाई जी ई इज इक्वल्स टू, ये हमको मिल गया 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर ई, कुछ इतना इस तरीके से। आप यदि इसको जी डी के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो जी डी यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, जी डी इज इक्वल्स टू जी ई एंड 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर ई, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये चीज़ है, ये डेप्थ के लिए आपका फाइनल रिजल्ट मिला। अब थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं इस इक्वेशन को, ये जो फाइनल रिजल्ट मिला, जी डी मतलब बेस ऑफ डी फॉर डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर ई, मतलब यहाँ से भी समझ सकते हो, हम इसको कट कर दें, इसको हटा करके यहाँ पे लिख देते हैं जी, तो ये इक्वेशन यहाँ भी दिख जाएगा आपको क्लियर, इस जगह पे ये चीज़ दिख रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, सो देखो इस चीज़ को, यहाँ पे डी जो देख रहे हैं डेप्थ, तो डेप्थ को जैसे जैसे हम घटाएंगे कम करते जाएंगे, मतलब इसका वैल्यू को बढ़ाओ, वैल्यू कब बढ़ेगा, जब ये जितना नीचे से मतलब सेंटर तक भी आ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझो कि यदि हम डी का वैल्यू कुछ लें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ जाएगा,
कुछ ना कुछ 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, मतलब 1 में कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से वहाँ पे हो रहा था, इसके पहले वाला इक्वेशन में जो हो रहा था वही फंडा यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि डेप्थ में भी जाएंगे तब भी हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, वहाँ पे घटेगा, एक्सेलरेशन घटेगा। अब देखो थोड़ा सा एक स्टेप और मैं यहाँ पे बता दूँ कि देखो इस डेप्थ को धीरे 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 करते हम सेंटर तक ले आए, तब कि सेंटर पर हम पूछेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो डी की जगह पे हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पे डी की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, डी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम सेंटर पे चले जाएंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो क्या पुट होगा, आर ई। तो हमारा जो इक्वेशन यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से, जी डी जो है सो आया किसके बराबर, जी ई एंड 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर ई, यही आया ना। तो डी की जगह हमको यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, डी इज इक्वल टू आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ एट द सेंटर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई, इस जगह पे आर ई हो जाएगा। तो ये आर ई कटा तो क्या बचा, 1 बचा, मतलब 1 माइनस 1 0, मतलब जी डी क्या हो जाएगा, 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 0। मतलब सेंटर पे जाओगे तो तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा। तो कुछ इस डेरिवेशन से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी 0। वैसे तो हम लोग क्लास 9th में वगैरह पढ़ते थे डायरेक्ट कि सेंटर पे जो है एक्सेलरेशन 0 होता है, बट हम लोग अभी 11th क्लास में आप यहाँ देख लिए कि किस तरीके से डेरिवेशन से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी 0 किस तरीके से वो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो हमारा इसके लिए फाइनल रिलेशन यही है, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर ई, ये चीज़ ठीक है। हम सेंटर पर जाएंगे तो डी जो है ये डेप्थ देख सकते हो कि डेप्थ जो है धीरे धीरे हम कहाँ सेंटर तक है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर चले गए। तो डी की जगह यहाँ पे आर ई सब्स्टिट्यूट किया, आर ई कट गया तो 1 बचा, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, मतलब जी डी डेप्थ पे 0 हो गया, मतलब सेंटर पे 0 हो गया। तो इससे क्या क्लियर पता चला हमको कि सरफेस से नीचे जाएंगे तो एक्सेलरेशन जो है सो घटता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटता है। इसके पहले वाला डेरिवेशन में क्या देखे थे, उसमें भी हमारा क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ भी क्या हो रहा था, घट रहा था। तो हम लोग 2 डेरिवेशन यहाँ पे देखे, और दोनों डेरिवेशन को यदि मैं यहाँ पे लिखूँ, वो डेरिवेशन दोनों था अपना एक हाइट के लिए ना, जी फॉर हाइट एच, इसके लिए जो डेरिवेशन आया वो आया हमारा जी ई एंड 1 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर ई के बराबर, इसके बराबर आया। और ये हो गया किसके लिए, हाइट के लिए, एट द हाइट, ठीक है। और डेप्थ के लिए जब देखें हम लोग, डेप्थ के लिए तो जी यहाँ पे चाहो तो इस तरीके से डी लगा सकते हो, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, जी ई 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर ई, कुछ ये रिलेशन आया, ठीक है। तो ये भी हमको क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है, इसमें भी क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है। मतलब अर्थ के सरफेस से तुम ऊपर जाओ तब भी एक्सेलरेशन घटेगा, नीचे आओ तब भी एक्सेलरेशन घटेगा, ठीक है। तो इस पूरे डेरिवेशन से हम लोग इस 2 चीज़ को समझ पाए, ठीक है। तो बोथ द इक्वेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बोथ द इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर हाइट एंड डेप्थ, okay. So this is all about of the today lecture. So thank you for watching.